हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था डबल सर्कुलेशन और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जो हमारे हार्ट की नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी होती है उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, न्यूरोनल फैक्टर्स और हार्मोनल फैक्टर, ये हमने डिस्कस किए थे। और उसके साथ साथ हमने डबल सर्कुलेशन भी डिस्कस किए थे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पॉइंट के अंडर में हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे और लास्ट हेडिंग है ये हमारे चैप्टर का। ठीक है, डिसऑर्डर्स मतलब क्या? डिसऑर्डर्स इज नथिंग बट अ एबनॉर्मलिटी। ऑर्डर्स मतलब क्या? नॉर्मल फंक्शंस। डिसऑर्डर्स मतलब क्या? नॉट नॉर्मल फंक्शंस। मतलब मान लो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट कुछ ना कुछ नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है। अगर उस नॉर्मल एक्टिविटी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज डेवलप होती है तो उसको हम डिसऑर्डर बोलेंगे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसफंक्शंस होंगे हमारे हार्ट के और ब्लड वेसल्स के और ब्लड में कुछ कंपैटिबिलिटीज होंगी तो हम उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर में कंसिडर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर डिसऑर्डर्स में हमारे सिलेबस में जो पॉइंट डिस्कस किया हुआ है वो है हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंजाइना पिक्टोरिस और हार्ट फेल्योर। ये 4 पॉइंट हमको डिस्कस करना है आज। ओके, यहाँ पर पहला पॉइंट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज नथिंग बट अ ब्लड प्रेशर विच इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है हमारे बॉडी में तो उसको बोलेंगे हम हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड से अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है हमारे ब्लड का तो उसको बोलेंगे हम हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन समझने के लिए हमको ब्लड प्रेशर मालूम होना जरूरी है। ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट अ प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ आर्टरी। मतलब हमारा जो ब्लड है और हमारा वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स है, ये दोनों के बीच में जो प्रेशर होगा उसको हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे। हमारे ब्लड का प्रेशर जो हमारे ब्लड वेसल के वॉल पे पड़ेगा और इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल के इलास्टिक नेचर की वजह से ये अपोजिंग प्रेशर डेवलप करेंगे इस पर्टिकुलर ब्लड पर, तो दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर टेंशन डेवलप होगा, एक पर्टिकुलर प्रेशर डेवलप होगा और उसको हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा? ये पर्टिकुलर नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसमें हमको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये होगा नॉर्मली 120 अपॉन 80 mm ऑफ मर्क्यूरी और mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये 80 होना चाहिए और ये इसका यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऐसा ब्लड प्रेशर है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड का प्रेशर होगा उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। जब हमारा हार्ट रिलैक्स होगा तब भी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता रहेगा, उस पर्टिकुलर रिलैक्सिंग टाइम का जो प्रेशर है उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए वो 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। उस केस में हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में नॉर्मल रहेगा। अगर इस पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, मान लो इसको हम ले लेते हैं 150 अपॉन 90 mm ऑफ Hg और 140 अपॉन 90 mm ऑफ मर्क्यूरी अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये केस को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। ये केस को क्या बोलेंगे हम? हाइपरटेंशन। यहाँ पर ये जो हेडिंग दिया हुआ है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड प्रेशर कम होता है, मान लो 100 अपॉन 60 हो गया, तो ये इसको बोलेंगे हम हाइपोटेंशन। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन बोलेंगे। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से कम होता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन के बहुत सारे रीजंस है, एज फैक्टर्स है, उसके बाद हेल्थ फैक्टर्स है,
उसके बाद जो जनरल लाइफ स्टाइल है ये भी एक फैक्टर है। स्पेसिफिक एथलीट्स बॉडी है, कोई अगर स्पोर्ट्समैन है उसका ब्लड प्रेशर अलग होगा, नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर अलग होगा, डिजीज्ड की कंडीशन में कोई पर्सन है तो उसका ब्लड प्रेशर अलग होगा। तो यहाँ पर वेरिएशंस मिलेंगे। लेकिन एज के साथ बहुत सारे पेशेंट में हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम्स देखा जाता और उस केस में डॉक्टर्स फिर उसको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, बहुत सारे टैबलेट्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जो हमारे हार्ट के जो बीटा रिसेप्टर है उसको वो जाकर के बाइंड होंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। ठीक है, वो एक फार्माकोलॉजी का पार्ट है। हायर क्लासेस में तुमको एमबीबीएस के सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में वो तुमको डिटेल में पढ़ने के लिए रहेगा। ओके, अब हम जो आगे डिस्कस कर रहे हैं वो है करोनरी आर्टरी डिसीज। करोनरी आर्टरी डिसीज क्या है? करोनरी आर्टरीज हम किसको बोलेंगे? ये पर्टिकुलर जो ब्लड वेसल है, जो करोनरी आर्टरी है, वो हम किसको बोलेंगे? यहाँ पर करोनरी आर्टरीज का मैं यहाँ पर डायग्राम भी मेंशन कर रहा हूँ। हम करोनरी आर्टरी बोलेंगे किसको? जो हमारे हार्ट के वाल है, उस हमारे हार्ट के वाल में जो ब्लड वेसल होंगे उसको करोनरी आर्टरीज बोलेंगे। मतलब द ब्लड वेसल which provide blood to the wall of heart, मतलब ब्लड वेसल्स ऑफ द वॉल ऑफ हार्ट, जो हमारे दिल के दीवारें होते हैं, उस दिल के दीवारों में जो खून के नालियां होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? करोनरी आर्टरीज बोलेंगे। जो हमारे हार्ट की वाल होंगी, उस वाल में जो ब्लड वेसल्स रहेंगे, जो हमारे हार्ट के वाल को, हमारे प्रॉपर हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम बोलेंगे करोनरी आर्टरीज। और जो ब्लड वापस लाएंगे फिर हार्ट से, उसको बोलेंगे हम करोनरी वेन। या डायग्राम में मैंने मेंशन किया, करोनरी आर्टरीज का पार्ट भी है, यहाँ पर एक रफ स्केच भी बना देता हूँ साथ में। जो ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे हमारे हार्ट में, जो हमारे हार्ट के वाल को ब्लड पहुँचाएंगे, ऐसे ब्लड वेसल्स को हम करोनरी आर्टरीज बोलेंगे। और जो रिसीव करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे ब्लड वेसल्स को हम करोनरी वेन्स बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है। मतलब जो हमारे करोनरी आर्टरीज है, करोनरी आर्टरीज में अगर मान लो कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल और कोई फाइबर्स का और फाइब्रस टिश्यू का अगर डिपोजिशन होता है तो उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल का जो लूमन है, उसका जो डायमीटर है वो कम होगा। मान लो ये हमारा ब्लड वेसल है, करोनरी आर्टरी है, जो हार्ट के वाल को ब्लड सप्लाई करता है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई कैल्शियम का या फिर फैट का डिपोजिशन हो जाता है ऐसा, तो इसका लूमन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये फील हो जाता है धीरे धीरे, अगर पूरा ब्लॉकेज यहाँ पर क्रिएट करता है तो फिर हमारे हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच पाएगा। अगर हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो फिर वो नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे परफॉर्म करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में फिर हमको सर्जरी करना पड़ेगा। बहुत सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें एंजियोप्लास्टी का एक ट्रीटमेंट है, जिसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स है, मान लो इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में मान लो यहाँ पर ब्लॉक है बहुत बड़ा, तो हम क्या करेंगे, एक कैथेटर को यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पर एक बलून ऐड करेंगे और इस पर्टिकुलर बलून को एयर फिल करेंगे इसकी, और यहाँ पर प्रेशर के थ्रू ये पर्टिकुलर ब्लॉक को क्या करेंगे, खोल डालेंगे। ये ब्लॉक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो उसको हम बोलेंगे एंजियोप्लास्टी। आगे हायर क्लासेस में तुम इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है। एंजाइना पेक्टोरिस इज नथिंग बट अ चेस्ट पेन व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स। मतलब वही वाला केस, करोनरी आर्टरीज का प्रॉब्लम है। करोनरी आर्टरीज का अगर प्रॉब्लम है, मान लो अथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, तो उस केस में एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन भी हमको देखने को मिलेगी, जिसमें पेशेंट जो रहेगा वो चेस्ट पेन उसको होगा। पेशेंट को उस केस में क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, और ये जो चेस्ट पेन होगा उसके पीछे रीजन रहेंगे इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। जो हमारे दिल की दीवारें हैं उसको इम्प्रॉपर और ना काफी ब्लड सप्लाई होगा, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन डेवलप होगी। करोनरी आर्टरीज डिसीज इसका मेन रीजन है। ठीक है, अब लास्ट जो हीटिंग है यहाँ पर हमारे सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर की, वो है हार्ट फेलियर।
हार्ट फेलियर मतलब क्या? द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। मतलब जो हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट अगर प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो उस केस में हार्ट फेलियर की कंडीशन होगी। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे इसका एक रीजन ये हो सकता है एंजाइना पिक्टोरिस, मतलब इम्प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है। इम्प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है तो पंपिंग भी प्रॉपर नहीं होगी, या फिर इसके अलावा और कोई दूसरा फैक्टर हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन हमको देखने को मिल सकती। एक और टर्म है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में कुछ डिफरेंस है। हार्ट अटैक में सडनली हमारे हार्ट की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती, हमारे हार्ट के मसल्स सडनली क्या हो जाते, फंक्शन से नॉन फंक्शनल स्टेट में आ जाते। यहाँ पर वैसा नहीं होगा, यहाँ पर जो फंक्शंस होंगे वो स्लो फंक्शंस होंगे, मतलब इसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हमको देखने को मिलेंगी नॉर्मल एक्टिविटीज। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसमें हमने रिलेटेड डिसीज़ के बारे में डिस्कस किए। अब जब लॉकडाउन खुलेगा और जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलेंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी एडवांस पॉइंट है, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ओके, अब यहाँ पर जो लास्ट डिस्कशन का पार्ट है कि ये फ्राइडे को हमारा एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तुमने अच्छे से करना ज़रूरी है। और होप मुझे ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि सब बच्चे इसमें आउट ऑफ मार्क्स लेंगे, तो प्रिपरेशन अच्छे से करो, पढ़ाई अच्छे से करो और पूरे के पूरे चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम कोशिश करेंगे। और तुमने भी घर पे सेल्फ स्टडी अच्छे से अच्छा करना ज़रूरी है। ये सब जो कोशिश हो रही है, ये जो लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए है। इसलिए मेरा ये एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आप घर पे स्टडी कर रहे होंगे। मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने जो बच्चे हैं और उनको घर पे पढ़ाई के लिए ख़ास मोटिवेट करें, उनको ख़ास टाइम देने के लिए थोड़ा प्रमोट करें। और एग्ज़ाम्स में जो भी मार्क्स आएंगे तो उस हिसाब से फिर हम रैंकिंग डिसाइड करेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट लेकर तुमने देना चाहिए, ठीक है। मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगी। ओके, तो अगर ये चैप्टर अगर कोई नहीं समझता है तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, उस हिसाब से फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। आगे जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। कल के लेक्चर में मैं उसका इंट्रोडक्शन और जो एनसीईआरटी का जो हमारा पहला पेज है उसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा। यहाँ पर भी बहुत सारे डायग्राम्स है जो साइमल्टेनियसली मैंने जो भी रेस्पेक्टिव टॉपिक बताया उसके साथ मैंने मेंशन भी किया। आप लोगों ने उसको अच्छे से कोरिलेट करके अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।